पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जो थे वो यहाँ पर इमॉर्टल अलायंस वालों के साथ फाइट करने के लिए जा चुके थे क्योंकि वो लोग आए थे डोंगफेंग को लेने के लिए। तो मास्टर उनको उनकी औकात दिखा रहे थे, पर तभी वहां पर पहुंच जाता है इमॉर्टल अलायंस का मैसेंजर जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके पास फायर एलिमेंट की स्पिरिट होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो मास्टर और बाकियों के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ बढ़िया तरीके से फाइट करते हैं और मार मार कर उन्होंने उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से वो इमॉर्टल अलायंस का मैसेंजर भाग पर आता है। लेकिन वो धमकी देकर गया था कि मैं वापस से जरूर आऊंगा और तुम लोगों ने जो आज मेरे साथ किया है ना, इसका बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा। इसके बाद डोंगफेंग की स्वॉर्ड मॉडल बनने की ट्रेनिंग शुरू करवा दी जाती है। सारे लोग उसको अलग अलग तरह के गिफ्ट्स देते हैं जो कि उसके कल्टीवेशन में काम आएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे लोगों का तो गिफ्ट मिल चुका था, बारी थी मास्टर की। तो मास्टर भी यहाँ पर डोंगफेंग के पास आते हैं और उसको एक लिक्विड देते हुए कहने लग जाते हैं कि डोंगफेंग, मेरे पास कुछ ज्यादा खास गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन यही है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जब भी तुम इस लिक्विड को पियोगे ना, तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी हद तक के स्पीड हो जाएगी और तुम जो भी चीज करने वाले होगे उसमें तुम्हें थोड़ा बूस्ट मिलेगा और तुम वो चीज अच्छी तरह से और फास्ट तरीके से कर पाओगे। यही है अभी मेरे पास हाल फिलहाल तुम्हारे लिए, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए और अच्छी अच्छी चीजें ढूंढता रहूंगा जो तुम्हें आगे काम आएंगे। ये सुनकर डोंगफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मास्टर कहने लग जाते हैं कि देखो, कल्टीवेशन का जो सफर होता है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो तुम्हें ना बिल्कुल सीधे तरीके से चलना है। तुम्हें खुद पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है कि मुझे जल्दी जल्दी खुद को पावरफुल बनाना है तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तुम्हें सीधे तरीके से आगे बढ़ना होगा ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन स्ट्रांग हो और इसके बाद ही तुम यहाँ पर इमॉर्टैलिटी को हासिल कर पाओगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद सेकंड अंकल जो थे वो डोंगफेंग को एक जगह पर लेकर आते हैं। यहाँ पर लाने के बाद वो उसको कल्टीवेशन वगैरह सिखाएंगे। यहाँ पर आने के बाद वो डोंगफेंग से कहने लग जाते हैं कि डोंगफेंग, तुम्हें कल्टीवेशन शुरू करने से पहले ना उनके लेवल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ती है। तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से वो होते हैं। एक कल्टीवेटर सबसे पहले QI एनर्जी को रिफाइन करता है, जिस वजह से उसके शरीर के अंदर की एनर्जी बनती है। उसके बाद वो अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है जो कि उसके कल्टीवेशन का कोर रहता है। और जब कोर स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आगे की कल्टीवेशन आसान होती जाती है और कोर को बनाने के बाद बारी आती है स्पिरिचुअल रूट की। अगर तुम यहाँ पर जितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रूट को अपने अंदर बना पाओगे ना, आगे की तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब तुम्हारी बारी आए स्पिरिचुअल रूट को कंडेंस करने की, तो तुम यहाँ पर जितना हो सके उतनी स्ट्रॉन्ग वाली स्पिरिचुअल रूट बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जितनी अच्छी तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट रहेगी तुम उतनी अच्छी आगे चलकर स्पिरिट को भी समन कर पाओगे, क्योंकि हर एक इंसान के पास उसकी स्पिरिट होती है। तुम्हारे पास तुम्हारी दाव बॉडी थी, लेकिन वो अभी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, पर अगर तुमने अपना स्पिरिचुअल रूट स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो हो सकता है कि तुम्हारी दाव बॉडी वापस से एक्टिवेट हो जाए। तो ये सुनकर डोंगफेंग भी सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं यहाँ पर आगे चलकर अपनी दाव बॉडी को वापस से एक्टिवेट कर लेता हूँ तो उसके बाद तो मेरे मुकाबले का कोई भी नहीं रहेगा। मैं स्वॉर्ड इमॉर्टल भी बन जाऊंगा, कल्टीवेशन में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा और यहाँ पर मेरी दाव बॉडी भी रहेगी। तो उसके बाद मैं दुश्मनों को फाड़ कर रख दूंगा। डोंगफेंग यहाँ पर अपने सेकंड एंगल से सवाल करता है कि अगर अभी तो मेरे पास दाव बॉडी मेरी एक्टिवेट नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर इसी तरह से स्वॉर्ड इमॉर्टल बन सकता हूँ? तो सेकंड एंगल कहना चाहते हैं कि देखो, मैंने बताया था तुम्हें एक बंदे के बारे में जो कि हमारे ही यहाँ के मास्टर थे, जो बिना स्पिरिट के भी स्वॉर्ड इमॉर्टल बने थे। तुम बन तो सकते हो, लेकिन याद रखना कि ये सफर इतना आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा टफ होगा। मतलब समझ सकते हो कि लाखों में कोई एक ऐसा निकल कर आता है जो बिना स्पिरिट के भी स्वॉर्ड इमॉर्टल बनता है। वो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको अपनी मौत से डर ना लगे, वो हर तरह की मुसीबतों को झेल जाने के लिए तैयार हो, कभी वो हार ना माने। अगर तुम वैसे कर सकते हो तो तुम यहाँ पर बिना स्पिरिट के भी स्वॉर्ड इमॉर्टल बनोगे। मास्टर आगे बताने लग जाती है कि देखो, तुम्हारी कल्टीवेशन का जो लेवल होता है ना, वो अलग होता है, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप का जो लेवल है ना, वो अलग है, क्योंकि स्वॉर्डमैनशिप में अलग अलग तरह के स्टेप्स होते हैं, उसमें लेवल नहीं होता। तुम्हें उस स्टेप्स को सीखना पड़ता है। जब तुम सीखोगे ना, तो उसके बाद तुम अपनी स्वॉर्ड को चलाना समझ पाओगे, क्योंकि एक स्वॉर्ड इमॉर्टल जो होता है, उसकी स्वॉर्ड सिर्फ उसकी स्वॉर्ड नहीं होती, बल्कि वो उसकी जिंदगी होती है। इस तरह से एक कल्टीवेटर को अपनी स्वॉर्ड से लगाव होना चाहिए कि ना वो उसके बगैर रह पाए, ना स्वॉर्ड उसके बगैर रह पाए। दो जिस्म और एक जान होती है स्वॉर्ड। और स्वॉर्डमैनशिप सीखने के टोटल 9 स्टेप होते हैं, जिनमें से मैं कुछ के बारे में तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें स्वॉर्ड एसेंस को हासिल करने आना चाहिए, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आता है स्वॉर्ड मोमेंटम, और फिर उसके बाद आता है स्वॉर्ड इंटेंट, और उसके बाद आता है स्वॉर्ड सोल, जिसके बाद आता है फॉर्ज स्वॉर्ड बॉडी, जिसके बाद कंडेंस डोमेन स्वॉर्ड, उसके बाद मास्टर स्वॉर्ड, और फिर स्वॉर्ड वॉइड, जिसके बाद आखिरी में होता है स्वॉर्ड इन्फिनिटी। इस तरह के स्टेप होते हैं एक पूरी तरह से स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के। तुम्हें हर एक स्टेप को अच्छे से समझना होगा, उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी पड़ेगी और हर एक स्टेप में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर तुम कहलाओगे एक स्वॉर्ड इमॉर्टल, और उस टाइम तुम्हारी
स्वॉर्ड नहीं चलेगी, बल्कि इस तरह से वो स्वॉर्ड चलेगी कि मानो दुनिया हिल रही हो। तब तुम्हें मतलब पता चलेगा एक स्वॉर्ड का कि स्वॉर्ड कितनी अहमियत रखती है एक कल्टीवेटर की जिंदगी में। सबसे पहले जो स्वॉर्ड एसेंस है ना, उसके लिए तुम्हें अपने हार्ट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब तुम्हारा हार्ट तुम्हारी स्वॉर्ड के साथ कनेक्शन बिठा पाएगा ना, तब तुम जाकर अपने स्वॉर्ड एसेंस को समझ पाओगे। एक बार ये हो जाए तो उसके बाद तुम्हारा अगला स्टेप होगा स्वॉर्ड मोमेंटम को सीखना। लेकिन तुम ये सब तो कर लोगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक स्वॉर्ड सिलेक्ट करनी होगी कि आखिर तुम कौन से स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हो। देखो, हर एक जो स्वॉर्ड इमॉर्टल होता है ना, वो खुद यहाँ पर स्वॉर्ड को नहीं चुनता, बल्कि स्वॉर्ड उसे चुनती है। तभी जाकर दोनों का कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें स्वॉर्ड एसेंस के बारे में सिखाता हूँ। जब तुम यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को हासिल कर लोगे ना, उसके बाद तुम इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर मास्टर जो थे वो यहाँ अपनी स्वॉर्ड एसेंस टेक्निक को यहाँ पर डोंगफेंग को करके दिखा रहे होते हैं कि किस तरह की यहाँ पर स्वॉर्ड एसेंस टेक्निक हो सकती है। उन्होंने जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर उनकी स्वॉर्ड नहीं होती है, लेकिन वो एक पत्ते से ही ऐसा अटैक देकर मार देते हैं कि कोई अच्छा भला स्वॉर्ड मैंने अपनी स्वॉर्ड से ना कर पाए। ये होता है स्वॉर्ड एसेंस। जब इंसान इसको अच्छी तरह से सीख ले तो उसको यहाँ पर वो स्वॉर्ड इतनी अच्छी तरह से अपना लेती है कि बिना स्वॉर्ड के भी वो उस तरह के अटैक कर पाता है। जो देखकर डोंगफेंग बिल्कुल ही शॉक में जा चुका था कि अंकल, आपने तो कमाल कर दिया, क्या ही कमाल की ये टेक्निक थी, बिना स्वॉर्ड के भी आपने तो धुआं उड़ा दिया हर तरफ से। तो ये सुनकर मास्टर कहने जाते हैं कि ये तो बस शुरुआत ही है, तुम भी जब ये करोगे ना अच्छे से तो तुम्हें पता चलेगा कि ये टेक्निक कितनी कमाल की होती है। तो अब तुम्हारा सबसे पहला टारगेट है एक स्वॉर्ड को हासिल करना। आज की ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म करते हैं। तुम जाओ और लाइब्रेरी के अंदर से जो तुम्हें अच्छी लगती है ना स्वॉर्ड टेक्निक, उसको सीखने की कोशिश करो। जो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी ना, वो स्वॉर्ड तुम्हें खुद चुन लेगी। तो ये सुनकर डोंगफेंग जो था वो यहाँ पर चला जाता है अपने कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर आने के बाद सबसे पहले वो आर्मर पहन लेता है जो कि सेकंड अंकल ने उसको दिया था, और उसके बाद वो वहाँ पर वो लिक्विड पीना शुरू कर देता है जो कि मास्टर ने उसे दिया था, ताकि जब यहाँ पर डोंगफेंग अपनी स्वॉर्ड को हासिल करने की कोशिश करे तो वो यहाँ पर अच्छी तरह से ये काम कर पाए और सबसे बेस्ट वाली स्वॉर्ड उसको मिले। ये करने के बाद डोंगफेंग जो था वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका था और ढूंढने लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी टेक्निक हो सकती है जो उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट उसको दे दे। और उसके बाद एक स्वॉर्ड स्पिरिट उसके पास आ जाएगी। तो ये सुनते साथ ही वहां पर वो जो एंजल होती है जो कि डोंगफेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती है, वो उसके पास आती है और उससे कहने लग जाती है कि अरे वाह डोंगफेंग, तुम किस तरह के लिक्विड को पी रहे हो, ये तो बहुत कमाल का है, मजा ही आ गया इसको देखकर, तुम्हारे जरिए मैं खुद को भी यहाँ पर रिकवर कर पा रही हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो डोंगफेंग कहने लग जाता है कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर रिकवर हो चुकी हो, लेकिन मुझे तुमसे ना एक सवाल करना था, क्या तुम यहाँ पर बंदोबस्त कर सकती हो किसी स्वॉर्ड स्पिरिट का जिसकी मदद से मैं आगे की कल्टीवेशन कर पाऊँ। तो एंजल कहने लग जाती है कि हाँ कर सकती हो ना, मैं तुम्हें एक टेक्निक की किताब देती हूँ, उसके अंदर इस तरह की स्वॉर्ड टेक्निक लिखी हुई है ना, अगर तुम उसको कर जाओ तो बस दुनिया तुम्हें देखती रह जाएगी कि वो कितनी ज्यादा कमाल की स्वॉर्ड स्पिरिट है। वो स्वॉर्ड स्पिरिट इस तरह से तुम्हारे साथ मर्ज हो जाएगी, जिस तरह से तुम कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हासिल करोगे ना, तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट जो है वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। तो डोंगफेंग जैसे ही यहाँ पर उस स्वॉर्ड स्पिरिट की टेक्निक को देखता है, वो हैरान रह चुका था कि इसके अंदर तो 7 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक है। अगर इस टेक्निक को मैं सीख जाऊं तो मेरे पास जो मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट होगी वो सिंगल स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं होगी, बल्कि 7 स्वॉर्ड स्पिरिट होगी, जो कि किसी अजूबे से कम नहीं है। तो डोंगफेंग तुरंत यहाँ पर एक्साइटमेंट के साथ उस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है। ये 7 स्वॉर्ड स्पिरिट बनी थी 7 अलग अलग चीजों से। सबसे पहली स्वॉर्ड के अंदर पावर थी सन की, दूसरे के अंदर पावर थी मून की, तीसरे के अंदर पावर थी मेटल की, चौथे के अंदर पावर थी वाटर की, पांचवे के अंदर पावर थी फायर की, छठे के अंदर पावर थी अर्थ की, और सातवें के अंदर पावर थी स्टार की। ये 7 तरह की स्वॉर्ड उसको मिली थी जिसके अंदर अलग अलग चीजों की पावर है, और ये सब बनती है मिलाकर एक स्वॉर्ड स्पिरिट, जो कि अगर यहाँ पर डोंगफेंग इस टेक्निक को कल्टीवेट कर जाता है ना तो वो उसको मिलेगी, और इन सब को मिलाकर बनता है 7 स्वॉर्ड। डोंगफेंग यहाँ पर तुरंत ही उस टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर चुका था। ये टेक्निक काफी ज्यादा टफ होती है, लेकिन डोंगफेंग यहाँ पर काफी कोशिशों के बाद उन 7 स्वॉर्ड को कल्टीवेट कर जाता है। लेकिन ये 7 स्वॉर्ड जो थे अभी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि डोंगफेंग खुद ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे जैसे वो खुद प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। लेकिन जो कारनामा अभी यहाँ पर डोंगफेंग ने किया है 7 स्वॉर्ड स्पिरिट हासिल करके, वो किसी अजूबे से कम नहीं था। उसके ऑरा की वजह से ही पूरे के पूरे महल के अंदर एक अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है। मास्टर जब यहाँ पर इस चीज को देखते हैं वो दंग रह चुके थे कि डोंगफेंग, क्या ये तुम हो? तुम्हारे पास 7 स्वॉर्ड स्पिरिट कैसे आई? 7 स्वॉर्ड स्पिरिट की टेक्निक तो हमारे पूरे सेट के अंदर मौजूद नहीं है, इतनी पावरफुल टेक्निक तुम कैसे समझ कर सकते हो? डोंगफेंग, तुमने बिल्कुल अजूबा कर दिया। वहां पर सेकंड अंकल भी आकर पहुंच चुके थे, जब दोनों यहाँ पर ये नजारा देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह चुके थे। वो कहने लग जाते कि हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था
कि डोंगफेंग यहाँ पर इतना कमाल का टैलेंटेड इंसान है। हमें तो लग रहा था कि सिर्फ उसके पास एक दाव बॉडी है जो कि उसको किस्मत से मिल गई है, लेकिन नहीं, जबकि अजूबा तो डोंगफेंग के अंदर खुद मौजूद है। जिस 7 स्वॉर्ड स्पिरिट को लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे उनके पास होगी, उसको यहाँ पर डोंगफेंग ने आज कल्टीवेट कर लिया। डोंगफेंग की जो किस्मत है ना, वो अपने हाथों से लिख सकता है। अगर डोंगफेंग सारी की सारी स्वॉर्ड स्पिरिट को अच्छे से समझ जाए, अपने कल्टीवेशन को अच्छे से पूरा कर ले और फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाए, तो इसके ऐसा टैलेंटेड बंदा शायद ही इस दुनिया में ना कभी पहले था ना कभी दोबारा कोई आएगा। डोंगफेंग का तो जलवा बिखर चुका था पूरे के पूरे सेक्ट में। तो वहीं डोंगफेंग जो होता है यहाँ पर उस स्वॉर्ड स्पिरिट को हासिल करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था। वो कहता है कि कमाल ही कर दिया एंजल ने, तो एंजल के पास कहाँ से आई इतनी कमाल की टेक्निक जो उसने मुझे दिया है। मैं बहुत खुश हूँ ये 7 स्वॉर्ड स्पिरिट हासिल करके। मैं इन 7 स्वॉर्ड स्पिरिट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। उसके लिए मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं पूरे के पूरे 9 स्टेप सीखूंगा जो कि स्वॉर्डमैनशिप के होते हैं, और 9 स्टेप सीखने के बाद जब मेरी ये 7 स्वॉर्ड स्पिरिट एक साथ मिलेगी तो वो 9 स्टेप इतने कमाल के होंगे ना, जिसके बारे में तो मुझे अभी से सोचकर अंदर से गुदगुदी महसूस हो रही है कि कितना मजा आएगा ये करके। तभी वहां पर सेकंड अंकल की बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों आकर पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर डोंगफेंग के लिए खाना वगैरह लेकर आए हुए थे, क्योंकि डोंगफेंग जब यहाँ पर 7 स्वॉर्ड स्पिरिट को समन करा था तो करीब 3 दिन से वो बाहर ही नहीं निकला था कमरे के। तो सभी को उसकी टेंशन हो रही थी। जब यहाँ पर डोंगफेंग बताता है कि मैं तो यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था और मैंने यहाँ पर एक कमाल के स्वॉर्ड स्पिरिट को भी हासिल किया है, तो ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो जो बड़ी बेटी होती है वो डोंगफेंग से कहने लग जाती है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फादर ने मुझे यहाँ पर भेजा ताकि मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप का जो सेकंड स्टेप है स्वॉर्ड मोमेंटम वो तुम्हें सिखा सकूं। तो क्या तुम यहाँ पर ये सीखने के लिए रेडी हो? मैं तुम्हें करके बताऊंगी कि कैसे स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक को अपन कर सकते हैं। तो पहले देखकर सीखना, उसके बाद मैं तुम्हारे पर हल्का सा अटैक करने की कोशिश करूंगी, तुम उसको झेलने की कोशिश करना, तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक का जो ऑरा होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सुनकर डोंगफेंग यहाँ पर मान चुका था, लेकिन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले वो जो छोटी बेटी होती है जो कि बड़ी क्यूट सी है, वो यहाँ पर डोंगफेंग को एक स्पेशल फ्रूट देते हुए कहती है कि डोंगफेंग इसे पहले खा लो, ये तुम्हें ना और ज्यादा ताकत देगा, जिस वजह से तुम यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर पाओगे। जिसके बाद यहाँ पर वो जो बड़ी बेटी थी वो अपना स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक को सिखाना शुरू करती है। वो कहती है कि स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक जो है ना, इसके अंदर भी अलग अलग स्टेप्स रहते हैं। तुम अलग अलग तरह के स्वॉर्ड मोमेंटम को बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास जो है ना, वो स्वॉर्ड मोमेंटम जो है वो रिवर वाला है। जब मेरी स्वॉर्ड की मोमेंटम वाली टेक्निक निकलती है ना, तो वो बिल्कुल एक रिवर जैसे फ्लो करता है ना, उस तरह की होती है। तुम यहाँ पर मेहनत करते हुए स्वॉर्ड मोमेंटम को अर्थ वाला भी या हेवन वाला भी या फायर वाला भी या फिर आइस वाला भी बना सकते हो। वो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर अपना वाला स्वॉर्ड मोमेंटम तुम्हें दिखाती हूँ कि किस तरह का होता है। तो ये सुनते साथ ही वो जो बड़ी बेटी थी अपना स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आ रहा था। और वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हुए डोंगफेंग के ऊपर एक हल्का सा अटैक देकर मारती है, जो देखकर तो डोंगफेंग की हालत खराब हो चुकी थी। वो सीधा उड़कर दूर फेंका जाता है। वो वहां पर ढंग से खड़ा ही नहीं हो पाया था। ये देखकर यहाँ पर वो बड़ी बेटी कहने लग जाती है कि डोंगफेंग तुम ठीक तो हो ना? मैंने ज्यादा फोर्स इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने तो हल्का सा ही अटैक किया था। मुझे लगता है कि तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक सीखने के बाद तुम कितना तरीके का अटैक कर सकते हो, और वो अटैक किसी को लगेगा तो कितना जोर से लगेगा। तो डोंगफेंग कहने लग जाता है कि हाँ बहुत अच्छे से समझ गया, लगता है कि मेरी कमर टूट गई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम 1-2 दिन बाद आना, मैं तब तक ये स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक को अच्छे से सीख कर रखूंगा और फिर हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे यहीं पर। क्या कहती हो, आओगी ना? तो मास्टर जो थे सेकंड अंकल, उनकी बड़ी बेटी कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल, तुम प्रैक्टिस करो, 2 दिन बाद मैं यहाँ पर फिर से तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आऊंगी। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर अपना स्वॉर्ड मोमेंटम सीख चुके होगे। तो इसके बाद डोंगफेंग जो था वो तुरंत अपने कमरे के अंदर आता है, अब वहां पर दोबारा से कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। कल्टीवेशन करते हुए वो अपने उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका था, ताकि यहाँ पर आने के बाद वो स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट कर सके, ताकि उसके पास भी स्वॉर्ड मोमेंटम जो टेक्निक होगी वो एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। वो पहले सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर हेवन और अर्थ वाला स्वॉर्ड मोमेंटम सीख जाऊं तो वो कितना स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा, वो तो एकदम धमाल मचा कर रख देगा। लेकिन हेवन और अर्थ वाला स्वॉर्ड मोमेंटम सीखना थोड़ा सा टफ होगा, तो मैं पहले थोड़ा शुरू से स्टार्ट करता हूँ, कमजोर से भारी पे जाऊंगा तो आसान पड़ेगा। तो इस वजह से डोंगफेंग जो सबसे पहले वो जो बड़ी बेटी थी उसका रिवर वाला स्वॉर्ड मोमेंटम था, तो वैसी ही जगह को इमेजिन करता है, जिस वजह से वो एक ऐसी जगह पर आ चुका था जहाँ पर उसके सामने एक वो खाई पे खड़ा होता है और हर तरफ समुद्र था। यहाँ पर आकर डोंगफेंग को अपना स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक को प्रैक्टिस करना था। वो याद कर रहा होता अपने दिमाग के अंदर कि किस तरह से उस बड़ी बेटी ने अपना स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक को एक्टिवेट किया था। वो हर एक उसी
तरह के स्टेप को करने की कोशिश करता है ताकि वो भी यहाँ पर अपना स्वॉर्ड मोमेंटम क्रिएट कर पाए, जो कि रिवर वाला ही होगा जैसा कि उसका था। तो डोंगफेंग यहाँ पर अपनी 7 इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर से एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका था और उसकी मदद से वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाता है। पहली बार जब वो अटैक करता है तो अच्छा खासा अटैक था वो, जिसके अंदर से अच्छा खासा ऑरा भी बाहर निकला था, लेकिन डोंगफेंग कहता है कि ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता हूँ। तो डोंगफेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और खतरनाक अटैक देकर मारता है, जिस वजह से तो आगे की पहाड़ वहाड़ सब टूट गए थे। ये देखकर डोंगफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, रिवर वाला ये स्वॉर्ड मोमेंटम तो मैंने बड़ी आसानी से सीख लिया, चलो अब दूसरा भी ट्राई करके देखते हैं। तो डोंगफेंग जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, उसके पास वहां पर फार वाला स्वॉर्ड मोमेंटम भी क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर डोंगफेंग एक नहीं बल्कि दो स्वॉर्ड मोमेंटम को एक टाइम पे क्रिएट कर मारा था, और अजूबा देखो कि एक और हो गया, वो एक ही साथ आइस वाले मोमेंटम को भी एक्टिवेट कर पा रहा होता है। अगर एक बार वो स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक का इस्तेमाल करे तो वो एक ही बार के अंदर रिवर, फायर और आइस वाले मोमेंटम को क्रिएट कर सकता है, जिस वजह से उसके अटैक में इतनी ज्यादा ताकत होगी कि नॉर्मल अगर स्वॉर्ड मोमेंटम वाला बंदा उसके सामने खड़ा हो तो उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। डोंगफेंग खुद हैरान था कि अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, मैंने एक बार में 3 मोमेंटम को सीख लिया, ये जो चीज मैंने की है वो तो बिल्कुल अजूबे से कम नहीं है, मजा ही आ गया। तो अब बारी है यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को देखने की कि मैंने जो अभी सीखा है वो कितना ज्यादा कमाल का है। इसके बाद वापस से सेकंड अंकल की जो बड़ी बेटी थी वो आकर पहुंच चुकी थी। डोंगफेंग उसे कहता है कि इस बार मैं तैयार हूँ, चलो आ जाओ फिर से वहां पर फाइट करके देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। तो बड़ी बेटी कहने लग जाती कि अरे वाह, लगता है कि इस बार बड़े जोश में हो, तुमने अच्छे से अपना स्वॉर्ड मोमेंटम सीख लिया होगा तभी तुम इतना जोश दिखा रहे हो। तो ठीक है, इस बार भी मैं यहाँ पर कमजोर अटैक नहीं करूंगी, मैं भी पूरी ताकत से अटैक करने वाली हूँ। तो वो दोनों फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले वो छोटी बेटी जो थी वो दोबारा से डोंगफेंग के लिए एक अच्छी चीज लेकर आई हुई थी खाने के लिए, जो यहाँ पर डोंगफेंग को ताकत देगा। तो डोंगफेंग प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उसको खा लेता है और उसको खाने के बाद वो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस के लिए तैयार था। तो ये होते साथ ही वो बड़ी बेटी अपना स्वॉर्ड मोमेंटम एक्टिवेट कर चुकी थी और यहाँ पर डोंगफेंग भी अपनी स्वॉर्ड लिए तैयार होता है। छोटी बच्ची जो थी वो यहाँ पर डोंगफेंग से कह रही थी कि डोंगफेंग, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर तहलका मचा दोगे, मेरी बड़ी बहन को एकदम हैरान कर देना, वो तुम्हें देखकर बिल्कुल शॉक हो जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर तुम अटैक करना। तो डोंगफेंग भी कहता है कि फिक्र मत करो। इसके बाद देखते ही साथ ही डोंगफेंग ने यहाँ पर तुरंत अपनी स्वॉर्ड मोमेंटम को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से वहां पर बिल्कुल एक भूकंप आ जाता है, तूफान आने लग गया था, जो देखकर तो यहाँ पर वो बड़ी बेटी भी हैरान हो जाती है कि बाप रे डोंगफेंग, तुम्हें क्या हो गया, तुमने 2 दिन के अंदर इतना कमाल का स्वॉर्ड मोमेंटम कैसे सीख लिया। वो यहाँ पर अपना अटैक ढंग से कर भी नहीं पाई थी कि वो पूरी तरह से जकड़ जाती है डोंगफेंग के स्वॉर्ड मोमेंटम से, और उस डोंगफेंग का जो स्वॉर्ड मोमेंटम था उसकी वजह से जो ऑरा निकल रहा था वो यहाँ पर अलग अलग स्नेक स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसने पूरी तरह से यहाँ पर उस बड़ी बेटी को जकड़ लिया था। इस वजह से अब वो यहाँ पर हिल ही नहीं पा रही होती है, और उसके बाद दोबारा से डोंगफेंग एक खतरनाक वाला स्वॉर्ड मोमेंटम अटैक करने के लिए तैयार था उस बड़ी बेटी के ऊपर, लेकिन वो अटैक कर पाता इससे पहले ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।